हाँ जी, देखिएगा सब लोग। यस, इंडियस कौन सा? 12 इनकम टैक्सेस देख रहे हैं। कल काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसा अप्रोच करना है। सिर्फ इतना सा था। करंट टैक्स तो हम समझते ही हैं कि सर टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स देना होता है वो करंट टैक्स होता है। और डेफर टैक्स क्या होता है? सर डेफर टैक्स दो है, एक एसेट है और एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी कब अराइज होता है? सर जब हमें फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट आज आपसे कम डिमांड कर रही है, इसलिए फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा। और डीटीए कब जनरेट होगा? सर जब हमें, हाँ अभी ज्यादा दे दिया, फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगी, फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगी, फ्यूचर में कम देना पड़ेगा। ओके सर, ये कब होता है? हम इसको बैलेंस शीट अप्रोच से कैसे देख सकते हैं? मैंने कहा देखो, बैलेंस शीट अप्रोच में ऐसा है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी कैरिंग अमाउंट और उनकी टैक्स बेस को कंपेयर करना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? हमारे अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट में वैल्यू होगा वो कैरिंग अमाउंट हो गया। और इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट वैल्यू हो गया वो टैक्स बेस हो गया। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है, अब तक हमने एक ही क्वेश्चन किया है एक ही तरह का कि अच्छा नहीं सर, कल दूसरा भी कर लिया था ना। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर ज्यादा हो टैक्स बेस ऑफ एसेट से, तो ये क्या क्रिएट करेगा? सर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट करेगा और इट क्रिएट्स डीटीए, सॉरी डीटीएल, इट क्रिएट्स डीटीएल। ओके, और अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कम हुआ टैक्स बेस से, तो ये क्रिएट करेगा क्या? डीटी ए क्रिएट करेगा, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। ऐसे ही उल्टा लाइबिलिटीज में उल्टा हो जाएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगर कम हुआ टैक्स बेस से तो डीटीएल, और कैरिंग अमाउंट अगर लाइबिलिटी का ज्यादा हुआ तो डीटी ए। बस इतना सही गेम है ना? चलिए, अब बस कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पता करना होता है और कुछ नहीं करना होता। चलिए और एग्जांपल लिखें, बिल्कुल और एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। X Limited has interest income receivable. इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख दो, इंटरेस्ट, चलो इनकम, अब रिसीवेबल है तो वैसे भी इनकम ही होगा। X Limited has interest income receivable of rupees 1000, of rupees 1000, full stop. In income tax, इनकम टैक्स में क्या होता है? ऐसा कोई एक्रूड इनकम को आप इनकम मानते हैं क्या? ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई अभी तक मिली नहीं, नहीं मानते ना। इनकम टैक्स तो क्या कहता है, जब मिल जाए तो मान लेना। तो इन इनकम टैक्स इंटरेस्ट इनकम is taxable on cash basis, is taxable on cash basis. टैक्स रेट कितना है? 30%। टैक्स रेट कितना है? 30%। बताइए, डीटीए या डीटीएल? डीटीए या डीटीएल पता करना पड़ेगा सर, कैरिंग अमाउंट या और टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा? कैरिंग अमाउंट, सर पहली बात तो ये बुक्स में क्या है? रिसीवेबल है तो एसेट है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितना होगा? आप तो दिखा देंगे अकाउंट्स में 1000 रुपए ड्यू बेसिस पर, लेकिन टैक्स बेस, टैक्स वाले कहते हैं जी हम तो इसको कोई एसेट नहीं मानते, जब इनकम हो तब इसको इनकम मान लेना। तो टैक्स बेस में इसका वैल्यू क्या है? 0। वो कहते हैं एसेट होते ही नहीं है, जब इनकम मिल जाए तो मान लेना। ओके, तो टैक्स बेस 0 हो गया। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ना, सिंस carrying amount of
एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो ये क्या क्रिएट करेगा? टैक्स बेस नील क्यों हुआ पता है? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, बोला हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ इनकम टैक्स इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन द कैश बेसिस, इसलिए आप कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब कैरिंग अमाउंट एसेट ज्यादा है किससे? टैक्स बेस से, तो क्या क्रिएट करेगा? सो इट क्रिएट्स डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी आप यहां पे लिख सकते हो। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो ये क्या कहलाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इट क्रिएट्स डीटीएल, इट क्रिएट्स डीटीएल। कितने रुपए का? डीटीएल का अमाउंट कितना होगा? द टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट ना, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 1000 रुपए, टैक्स रेट 30%, 1000 का 30% कितना? 300 रुपए का डीटीएल बैलेंस शीट में शो होगा। ओके, डीटीएल बैलेंस शीट में। ओके जी, डन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये अपन 1 साल के लिया ना, ये तो केवल 1 साल का ही होगा। अगले साल इनकम मिलते ही क्या हो जाएगा? अगले साल इनकम मिल जाएगा तो कैरिंग अमाउंट खत्म, कैरिंग अमाउंट खत्म, टैक्स बेस तो पहले ही नहीं था, तो बस उसके बाद आपने जो डिटेल क्रिएट किया उसका क्या हो जाएगा? अगले साल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर लॉजिक से देखे तो, लॉजिक से वही AS22 वाला लॉजिक क्या है? प्री-एंडल अप्रोच के बेसिस पे मैंने कहा आपने कैरिंग अमाउंट, बुक्स में तो इसको इनकम माना, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इनकम इस साल नहीं माना। इनकम नहीं मानेगा गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स भी कम लेगा, बट आपको पता है आज टैक्स कम ले लिया तो क्या होगा? फ्यूचर में तो लेगा ना, तो आपने इसको अपनी बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कंसिडर कर लिया है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, X Limited has made investment in equity shares for rupees 1000। सर इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया इक्विटी शेयर्स में, तो जब मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये आपका होता है फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना कल अपन ने बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट क्या आता है? अपने फाइनेंशियल एसेट में आता है। ओके, तो ये अपना फाइनेंशियल एसेट है, तो मैं वहां पे इसकी अकाउंटिंग भी आपको बताऊंगा उस चैप्टर में। ठीक है ना, वहां पे 3 अप्रोच होगी इसको रिकॉर्ड करने का, अभी सिर्फ नाम सुन लेना है ना। एक तो होता है ACM मेथड, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अप्रोच, है ना, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अप्रोच, अभी सिर्फ नाम सुनना। एक होता है FVT OCI, एक होता है FVT PL, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PL। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इट इज शोन एट, और आपने किस तरीके से अकाउंटिंग की है? इट इज शोन एट FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू P&L अकाउंट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L अकाउंट। ऐसा कब किया जाता है? जनरली आप इक्विटी शेयर्स अगर ट्रेडिंग पर्पज से खरीद रहे हैं, अगर आपने इक्विटी शेयर्स कैसे खरीदा है? ट्रेडिंग पर्पज से खरीदा है। ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स जनरली किसके लिए जाते हैं? ट्रेडिंग पर्पज से खरीदे जाते हैं।
तो ट्रेडिंग पर्पज से खरीदते हैं तो आप इसकी अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं? एफवीटीपीएल बेसिस पे करते हैं। ये आपको मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में बताऊंगा। ओके, चलने दो अभी। मतलब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, मतलब आप इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे और जो भी नफा नुकसान होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। ओके, एट ईयर एंड, एट ईयर एंड फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें क्या आपस में ऐसे लिंक्ड है ना, इसलिए सीएफआर को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप सारे पढ़ लोगे ना तब, और उसके बाद एक बार रिकॉल करोगे, तब आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ओसीआई वाले इतने दिन बाद अब मैंने बताया, ठीक है ना, ये सब चीजें आपस में क्या होती है, एक दूसरे से लिंक्ड है। अब एफपीटीपीएल आया नहीं, बट मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। जब वहां पढ़ेंगे तो वापस इसका रेफरेंस दे देंगे। अभी जैसे बाकी ना, एक जगह मैंने कहा था टैक्स वाला पढ़ेंगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज वाले के अंदर लिखना पड़ेगा अपने को, लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में। एट ईयर एंड फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹800, 800 रुपए हो गया। आप बताइए जी, इसकी वजह से क्या होगा? टैक्स रेट वही 30% कंसिडर कर लेना, टैक्स रेट वही 30%। सॉल्यूशन, कैरिंग अमाउंट कितना होगा? कैरिंग अमाउंट मतलब आप बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने पे शो करेंगे? इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होता है ना? हाँ सर, एसेट होता है। कितना रहेगा कैरिंग अमाउंट एसेट का? सर आपने ही तो कहा कि 1000 है, लेकिन आप एफपीटीपीएल पे रिकॉर्ड करते हो, मतलब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट को कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 800 पे रिकॉर्ड करोगे, और जो 200 रुपए का नुकसान होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है? ओके, पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो इससे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहेगी कि भैया मेरे अकॉर्डिंग तो आपने कितने में खरीदा था इसको? 1000 में खरीदा था, तो इसकी वैल्यू है कितनी? 1000 ही है, कॉस्ट पे ही इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। ओके, क्यों? सिंस फेयर वैल्यू गेन और लॉस, fair value gain or loss is not recorded in income tax, is not recorded in income tax IT। अब बताओ DTA या DTL? since carrying amount of asset is less than tax base, there is, कौन सा डिफरेंस है? डिडक्टेबल है ना, देयर इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, there is deductible temporary difference। it creates, क्या जनरेट करेगा? it creates DTA deferred tax asset, और DTA का अमाउंट कितना होगा? सर 200 रुपए का है ना, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 200 रुपए का, और टैक्स रेट है 30%, तो 60 रुपए का DTA क्रिएट होगा। बैलेंस शीट में रिवर्सल हट जाएगा ना बैलेंस, भाई आपने DTL इस बार क्रिएट किया, अगली बार पीएनएल में रिवर्सल होगा तो उतना अमाउंट से DTL हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? भाई आपने 1000 रुपए शो किया, अगले साल 1000 क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है,
P&L में, तो बैलेंस शीट में अब डिटेल नहीं आएगा। हाँ, बैलेंस शीट में 300 आ गया फिलहाल के लिए, तो P&L में भी 300 चला गया, बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर में P&L में तो रिवर्स हो जाएगा और बैलेंस शीट में आएगा नहीं। रिवर्स होने पर बैलेंस शीट में आएगा नहीं ना, वो डिटेल इतना से कम हो जाएगा। ठीक है, अभी एंट्रीज भी करवा दूंगा। मतलब पहले तो मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या, डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लिखना नहीं, टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो डेफर टैक्स एक्सपेंस P&L में चला जाएगा, डेफर टैक्स एक्सपेंस किधर चला जाएगा, P&L में चला जाएगा, और डिटेल बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगले साल मैं एंट्री करूंगा डीटीएल अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस। ऐसा करने से डेफर टैक्स एक्सपेंस तो टैक्स एक्सपेंस वाली जगह P&L में चला जाएगा। P&L में डीटीएल का क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो टैक्स एक्सपेंस इससे कम हो जाएगा। बता था ना, डीटीएल होगा तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा, करंट टैक्स में डेफर टैक्स लायबिलिटी ऐड होगा, लेकिन डेफर टैक्स लायबिलिटी का अगर रिवर्सल हो रहा है तो खर्चा कम हो जाएगा, और डीटीएल कम होने की वजह से बैलेंस शीट में डीटीएल हट जाएगा। क्लियर है? अभी लिखवाएंगे एंट्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। A Limited has made A Limited has made a provision for division closure cost of rupees 10,000। तो ए लिमिटेड ने एक प्रोविजन बनाया, कोई डिवीजन क्लोज कर रहा होगा तो उसके क्लोजर पे जो खर्चे होने वाले हैं हम पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं। इन इनकम टैक्स में क्या होता होगा, इनकम टैक्स वाले किसी भी तरह की कोई भी प्रोविजन को अलाउ नहीं करते हैं। इन इनकम टैक्स क्लोजर कॉस्ट is allowed only when it is actually paid, only when it is actually paid। टैक्स रेट है 30%। बताइए डीटीए या डीटीएल? हाँ जी, लाइबिलिटी है, प्रोविजन बिल्कुल। तो यहां पे अपनी बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में कैरिंग अमाउंट किसका आएगा, इस बार लाइबिलिटी का। प्रोविजन है तो लाइबिलिटी क्रिएट किया तुमने, कितने का, 10,000 रुपए का। टैक्स बेस वाले कहते हैं नहीं जी, कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, जब एक्चुअल खर्चा हो तब खर्चा मान लेना। अब सिंस कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो बोलो डीटीएल या डीटीए? डीटी डी और डीटीए, ठीक है ना, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, और दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। बिल्कुल, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा होता है तब डीटीएल बनता है ना, बट कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा होगा तब डीटीएल बनेगा। तो देयर इज डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। There is deductible temporary difference, so it creates DTA, deferred tax asset,
और डीटीए होगा कितना, 10,000 इंटू 30%, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, समझे क्या यहां तक? बिल्कुल। अब क्या लगता है, इनकम टैक्स का इंडेक्स इजी है? हाँ सर, और क्या, कितना आसान है। एंट्रीज नहीं पूछते, रेयर केस में पूछते हैं, यही सब पूछते हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टीटीडी है या डीटीडी है, डीटीए, डीटीएल, क्रिएट कब हो रहा है, रिवर्स कब हो रहा है, एंट्रीज रेयर केस में पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो अलग अलग क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाएंगे ना, अभी दिखाएंगे, बताएंगे तुमको। एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स लिमिटेड has received X Limited has received an income of rupees 5,000 in advance, 5,000 रुपए आपको एडवांस में मिल गए हैं। तो आप तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस शो कर दोगे। आप तो कहते हो भैया हम तो मर्केंटाइल सिस्टम पे बनाते हैं, तो हम तो क्या करेंगे, इस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करते हो, ओके, या इसका एडजस्टमेंट कर देते हो अपने बुक्स में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो हम उसको इनकम, टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं कि भैया ये तो रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है, ओके। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स वाले तो तुमको कहेंगे मिल गया ना तुमको इनकम, लगाओ टैक्स, मिल गया ना तुमको इनकम, लगाओ टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम रिसीव्ड is taxable on cash basis, on cash basis। तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे लगाओ टैक्स, तो आपको तो टैक्स अभी देना पड़ेगा ना, तो आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, तुम आज ले रहे हो कोई बात नहीं, आज तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो, हम डीटीए क्रिएट कर लेते हैं, डीटीए क्रिएट कर लेते हैं, आगे जाके हमको फ्यूचर में सेविंग हो जाएगा टैक्स का, आगे हमको कम देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो लिखो सॉल्यूशन, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसका, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एसेट होती है कि लायबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी, बिल्कुल हर्ष, हाँ जी, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। और टैक्स बेस कितना है, इनकम टैक्स वाले तो बोले कि भैया हो गया इनकम, नक्की खत्म करो, निल, टैक्स बेस क्या होगा, निल। कैरिंग अमाउंट होगा ना, बुक्स में आप दिखाते हो लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टैक्स वाले तो इनकम मान चुके हैं, आपको इनकम या एसेट या लायबिलिटी है नहीं, टैक्स वालों के हिसाब से तो तुमको इनकम मिल गया, उस पर टैक्स दे दो, खत्म, कोई एसेट या कोई लायबिलिटी कुछ नहीं, ठीक है ना, ओके। तो कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना वो लोग, तो ये कैश सिस्टम में कोई ओयू पा नहीं होता है, टैक्स सिस्टम में फाइनल अकाउंट्स में एफए में पढ़े हो, बैलेंस शीट में कोई ओयू पा नहीं होता है, तो ये तो कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब टैक्स बेस है नहीं, तो सिंस कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन, carrying amount of liability is greater than tax base, there is, लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब टैक्सेबल नहीं, डिडक्टेबल,
There is deductible temporary difference. There is deductible temporary difference. So it creates deferred tax asset. अब deferred tax asset है कितना? हर्ष उसको चालू करना। 5,000 रुपए का डिफरेंस है, डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस इंटू 30%, 1,500 रुपए। एक ही क्वेश्चन में डीटीए डीटीएल दोनों हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा एसेट्स और एक से ज्यादा लाइबिलिटीज होंगी ना, सबको अलग अलग देखना पड़ेगा किसकी वजह से डीटीए जनरेट हो रहा है, डीटीएल, और फिर नेट करके बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, नेट डीटीए या डीटीएल जो भी रहेगा वो बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, X Limited has taken a loan, of rupees 1,000. Transaction cost is rupees 100. Transaction cost is rupees 100. अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर? लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा लोन लिया है तो लोन का पेमेंट फिक्स है कि नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि नहीं मुझ पर कि भैया पैसा देना है, तो ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी 1,000 का लोन लिया है, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब लोन लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह और कुछ चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं, 100 रुपए। अब हम इंड एएस में इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हम इसको 900 रुपए पे ही रिकॉर्ड करते हैं। आज तक तुम लोग एएस के अकॉर्डिंग पढ़ते आए हो, तुम क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन 1,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन 1,000 रुपए, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए, और फिर उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। इंड एएस कहता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या ये जो लोन है 900 रुपए ही रिकॉर्ड होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इसमें ही क्या कर दिया जाता है? एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो अभी क्या होगा? तो बैलेंस शीट में लोन का अमाउंट कितना शो होगा? 900 रुपए। ओके, लेकिन टैक्स वाले तो नहीं जानते ना ये सब। टैक्स वाले तो बेचारे कहेंगे कि भैया लोन 1,000 रुपए का लिया है तुमने तो 1,000 का ही हुआ ना। ओके, तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क आ जाएगा। देखो, अब ये वाली बात भी तुमको कब प्रॉपर समझ में आएगी? जब तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पढ़ लोगे कि भैया 900 पे कैसे, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, बताएंगे। इन इनकम टैक्स, in income tax, transaction cost is allowed for deduction on payment date itself, on payment date itself। पेमेंट की डेट को ही क्या हो जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। कहेंगे भैया उसी साल में खर्चा अलाउड है। ओके, और वो तो लोन कहेंगे पूरा का पूरा 1,000 रुपए का है। ओके, तो ऐसे केस में टैक्स रेट 30%।
तो फिर कईयों के मन में आ रहा होगा सर फिर हम 900 दिखाएंगे तो हमारा काउंटिंग कैसे चलेगा? 900 दिखाओगे फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता करना पड़ेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता करना पड़ेगा। मान लो तुमने लोन 10% से लिया, लेकिन वो 10% से इंटरेस्ट का खर्चा बुक नहीं होगा, क्योंकि 10,000 का लोन लिया तो 100 रुपए का खर्चा भी तो बैठ गया। तो तुम देखोगे 900 रुपए का लोन आया है, अब पेमेंट कितना करना है, उसके बेसिस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए तुमको एसएफएम वाला या एफएम वाला आईआरआर आना चाहिए कि आज 900 रुपए, वो आता है ना बॉन्ड का वैल्यूएशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा होता है, फ्यूचर पेमेंट्स दिए होते हैं, तो आईआरआर पता कर सकते हो ना। आपने इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन किया है, तो वहां पर जैसे आईआरआर फाइंड आउट करते थे तुम लोग, सेम वैसे यहाँ पे ईआईआर हो जाएगा। उसके बेसिस से, उसी रेट के बेसिस पे तुम लोगों को इंडेक्स में क्या करना होता है, खर्चा बुक करना पड़ता है। ये कब पढ़ते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वहीं पढ़ोगे। ठीक है जी, तो वो आईआरआर कैलकुलेट किया जाएगा और उस आईआरआर पे खर्चा बुक होगा। बट इनकम टैक्स वाले तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को तो इमीडिएट बेसिस पे कर ही देते हैं। ओके, अब सर कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा? कैरिंग अमाउंट फिलहाल के लिए कैरिंग अमाउंट, लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, और अभी अगर मैं बात करूं, अगर इंटरेस्ट ड्यू नहीं होता है तब तक की बात करूं, तो कितने का लोन सर? 1000 का है, लेकिन 1000 में से 100 रुपए लेस भी हो जाएगा, बचेगा कितना? 900 रुपए। अकाउंट में आप इसे 900 पे शो करोगे लोन को, और टैक्स बेस नॉर्मल अकाउंटिंग पे चलता है, वो कहता है भैया 1000 का लोन लिया है, 1000 रुपए। क्या लोन अलाउ करता है टैक्स को, मतलब हाँ, वो तो इंटरेस्ट होता है ना, अलाउ करता है, वो इंटरेस्ट की बात है। अभी फिलहाल लोन तुमने बुक्स में रिकॉर्ड किया 900 पे, टैक्स वाले कह रहे हैं 1000 रुपए पे। क्यों? क्योंकि टैक्स वाले ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लोन से एडजस्ट नहीं करते हैं, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट में एडजस्ट कर देते हैं, आपके प्रॉफिट्स कम कर देते हैं। हमने कहा तुम आज प्रॉफिट कम कर लोगे तो क्या हुआ, बाद में तो लोगे ना, तो ये क्या क्रिएट करेगा, डीटीएल क्रिएट करके देगा। तो सिंस कैरिंग अमाउंट, अच्छा इसमें लिखना हो तो लिख लो 1000 रुपए के लिए, वैसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑन पेमेंट डेट इटसेल्फ, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो अलाउड हो गया, इसलिए टैक्स बेस कितना रहेगा, पूरा 1000 रुपए। ठीक है, ओके। सिंस कैरिंग अमाउंट, since carrying amount of liability is less than tax base, तो कौन सा डिफरेंस आएगा, देयर इज, कौन सा डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या तुमको भी याद हुआ क्या? हाँ सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा होगा तब भी टैक्सेबल डिफरेंस आता है, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कम हुआ तब भी टैक्सेबल आता है। और हमने तो जान भी लिया था ना, मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो खर्चा मान चुका है, खर्चा मान चुका है तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा। मैंने कहा आज कम ले लोगे तो क्या हुआ, फ्यूचर में देना पड़ेगा। सो इट क्रिएट्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला टेम्परेरी टैक्स, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। कितने का डिफरेंस, 100 रुपए का, 100 रुपए का 30%, 30 रुपए। ओके, समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। तो डेफर टैक्स चल रहा है अपना, ठीक है ना? ओके, चलिए और बातें लिखते हैं अब। यहां तक क्लियर समझू मैं आपको? बिल्कुल। ऑनलाइन वालों डन है क्या?
ओके लवीना, ओके पूजा, बस दो ही क्या, लवीना और पूजा। ओके स्नेहा, ओके लवी, ठीक है। और कोई? हाँ जी। अब जो हमने अभी तक लिखा है, अगर हम वो वापस लिखना चाहें कि डीटीए डिटेल कैसे आता है P&L में, बैलेंस शीट में, हालांकि हमने लिख लिया, बट फिर भी अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ डीटीए डीटीएल। कैलकुलेशन ऑफ डीटीए डीटीएल, उसी के अंदर हैशटैग वही डेफर टैक्स चल रहा है, उसी में स्टार मार्क कैलकुलेशन ऑफ डीटीए डीटीएल। इसमें क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल that would appear in balance sheet, that would appear in balance sheet, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर होगा, वो कैसे आएगा? इज इक्वल्स टू टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस चाहे टैक्सेबल हो चाहे डिडक्टिबल, इनटू टैक्स रेट। तो ये जो अभी अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे थे डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके, ये बैलेंस शीट में आएगा ना, दैट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। अमाउंट ऑफ डीटीए डीटीएल to be recorded, to be recorded in P&L और OCI, डिपेंड करता है ना, P&L का आइटम है तो P&L में जाएगा डेफर्ड टैक्स, और OCI का आइटम है तो OCI में जाएगा। इन करंट ईयर, इन करंट ईयर, तो ये कैसे आएगा सर? हम कैसे करते थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल। ओके सर, हमने तो ये कर लिया था, हमने तो ये कर लिया था। ओके नेक्स्ट है डीटीए डीटीएल, डीटीए डीटीएल recognized in a year, recognized in a year are reversed in future, are reversed in future। तो जो भी डीटीए डिटेल तुम क्रिएट करोगे फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्रिएट ही तो इसीलिए कर रहे हो ना कि फ्यूचर में ये चीज क्या होने वाली है, रिवर्स। इसीलिए आप इसको टेम्परेरी डिफरेंस बोल रहे हो, आगे चल के डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो भैया तुम्हारा जो डीटीए डिटेल बना है वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसे रिवर्स करके तो खत्म करना होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, टैक्स रेट आप बात कर रहे हैं, तो टैक्स रेट कौन सा यूज करें? टैक्स रेट टू बी यूज्ड for calculation of DTA DTL,
डीटीए डीटीएल के लिए टैक्स रेट कौन सा यूज करें? सर दो तरह की टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, करंट टैक्स रेट और फ्यूचर टैक्स रेट। अगर केवल करंट टैक्स रेट दे रखा हो, एक ही टैक्स रेट दे रखा हो, तो वही करंट टैक्स के लिए यूज हो जाएगा और वही फ्यूचर टैक्स के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग दे रखा हो तो डेफर्ड टैक्स के लिए कौन सा यूज करेंगे? फ्यूचर टैक्स रेट यूज किया जाएगा। तो लिख देता हूं यहां पे क्या, फ्यूचर टैक्स रेट। स्पेसिफिक टू द ट्रांजेक्शन। That is tax rate announced by the government, announced by the government before balance sheet date, before balance sheet date for upcoming year, for upcoming year। तो आने वाले साल के लिए जो भी टैक्स रेट डिसाइड हुआ है, आपका बजट कब आता है? 1 फरवरी को। बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च। 1 फरवरी को ही डिसाइड हो जाता है कि अगले साल के लिए क्या टैक्स रेट रहने वाला है। तो 31 मार्च से पहले पहले पता चल जाता है ना, तो डेफर टैक्स के लिए वही वाला रेट यूज किया जाएगा। करंट टैक्स के लिए तो अभी वाला, और डेफर टैक्स के लिए जो बजट में अनाउंस होगा वो वाला यूज किया जाएगा। अच्छा, अभी बजट 2 बार आया इस साल, 1 फेब को भी आया और अभी, और 22 जुलाई को भी आया। 22 जुलाई को आया था शायद, 23 जुलाई को, 23 जुलाई को आया था। तो जो 23 जुलाई में मान लो रेट फिर से चेंज हो जाता है, और अभी तक तुम्हारे अकाउंट्स फाइनलाइज्ड नहीं हुए हैं, पिछले साल के नहीं हुए ना, नहीं हुए सर, सितंबर में ऑडिट करवाना है, अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं किए हैं, अभी भी अकाउंट चल रहे हैं। 1 फेब को कुछ और टैक्स रेट था, 23 जुलाई को कुछ और रेट हो गया टैक्स रेट मान लो। तो अब कौन सा वाला लोगे? 1 फेब वाला लोगे या 31 जुलाई वाला लोगे, 23 जुलाई वाला लोगे? क्योंकि अभी तक तुम्हारे अकाउंट्स फाइनलाइज 31 जुलाई को हुए हैं मान लो। तो 1 फरवरी वाला या 23 जुलाई वाला, कौन सा लोगे? 1 फरवरी वाला लेना है। क्यों, क्या बोला? टैक्स रेट अनाउंस बाय द गवर्नमेंट बिफोर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट क्या, 31 मार्च, तो 31 मार्च से पहले जो अनाउंस हो गया है अपकमिंग ईयर्स के लिए वही लेना है, बाद वाला नहीं लेना है। क्लियर है वाली चीज? तो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ऐसा केस हिस्ट्री बना के दे देते हैं वो लोग कि भैया तुम्हारे अकाउंट्स फाइनलाइज हो रहे हैं कब? 31 जुलाई को। जो सेकंड बजट आया वो आया कब? 23 जुलाई को। अब हमको टैक्स रेट कौन सा लेना है? तो हमको टैक्स रेट अभी भी 1 फेब वाला ही लेना है, बिफोर बैलेंस शीट डेट जो भी रेट होगा वही आपको लेना होगा। ठीक है, चलिए। और ये तो पता ही है कि अगर अलग से रेट ना दे रखा हो फ्यूचर टैक्स रेट, तो हम ये मानेंगे जो करंट टैक्स रेट है वही फ्यूचर में टैक्स रेट चलेगा। ओके सर, अब जर्नल एंट्रीज लिखवा दीजिए। बिल्कुल लिखो, जर्नल एंट्रीज फॉर डीटीए डीटीएल। journal entries for DTA, DTL. To recognize DTA, to recognize DTA, deferred tax asset, क्या करेंगे अब? सर डीटीए हमारा एसेट होता है ना, बिल्कुल, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो एसेट तो डेबिट होती है, तभी वो एसेट साइड में शो हो रहा है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट
टू डेफर टैक्स एक्सपेंस, टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, इसका मतलब तू समझ सकते हो कि इसकी वजह से टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है ना, एक्सपेंस डेबिट होता है तब बढ़ता है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब तो कम होगा। तो डीटीए अगर क्रिएट हो रहा है तो आपका जो पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस शो करते हो, करंट टैक्स और डेफर टैक्स, तो करंट टैक्स में से डेफर टैक्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। याद है, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन हमारी टैक्स एक्सपेंस की यही थी, टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर टैक्स एक्सपेंस। लेकिन प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि डेफर टैक्स एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डीटीआर जब रिकॉग्नाइज करोगे तो डेफर टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर? ओके सर। डेफर टैक्स एसेट, ऑब्वियसली डीटीए और डेफर टैक्स एक्सपेंस पीएनएल या ओसीए बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना, ये किधर जाएगा सर, ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये वाला तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस शीट में चला जाएगा। एसेट साइड में, बैलेंस शीट में भी किधर, नॉन करंट एसेट्स, बैलेंस शीट में भी किधर, नॉन करंट एसेट। और ये डेफर टैक्स एक्सपेंस किधर होगा सर, ये डिपेंड करेगा पीएनएल में जाए कि ओसीआई में जाए, डिपेंड ऑन द आइटम जिस पर ये डेफर टैक्स क्रिएट हुआ है एसेट। ओके, अगर वो आइटम पीएनएल का तो पीएनएल में, अगर वो आइटम ओसीआई का तो ओसीआई के साथ टैक्स दिखाया जाएगा। ओके, क्या पीपी में पढ़ा था ओसीआई? हाँ, तो ओसीआई जैसे पीपी का अपन एग्जांपल लिया था, रिवोल्यूशन गेन वगैरह, वो ओसीआई में जाता है, तो पीएनएल में ना जाके वो किधर से शो होता है, ओसीआई। तो अभी उस पर कोई टैक्स का एडजस्टमेंट है, रिवोल्यूशन गेन हुआ है, एसेट की वैल्यू रिवेल करने पे बढ़ गई, तो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा ना, कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा, टैक्स बेस तो उतना ही रहेगा क्योंकि टैक्स में नहीं कंसिडर किया। तो अब रिवोल्यूशन गेन अगर उधर आ रहा है तो ओसीआई में ऑब्वियसली, तो उसका जो डीटी एल बनेगा, कैरिंग अमाउंट बढ़ गया तो डीटी एल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो भी किधर जाएगा, ओसीआई में जाएगा। समझ रहे हो? ओके, टू रिकॉग्नाइज डीटीए के बाद टू रिवर्स, टू रिवर्सल ऑफ, टू रिवर्सल ऑफ डीटीए, टू रिवर्सल ऑफ डीटीए। आज तुमने डीटीए क्रिएट किया है तो क्या होगा, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो रिवर्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये तो टेम्पररी डिफरेंस है, कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो ये कभी जब खत्म होगा तो डीटीए रिवर्स करोगे तो एंट्री रिवर्स कर देना। डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मतलब सर इसकी वजह से एक्सपेंसेस ऐड होंगे, हाँ, इसकी वजह से टैक्स एक्सपेंस में डेफर टैक्स एक्सपेंस क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ओके, टू डेफर्ड टैक्स एसेट, वही डेफर टैक्स एक्सपेंस तो किधर जाएगा, पीएनएल या ओसीआई, जिससे भी रिलेट कर रहा होगा आइटम, टैक्स उधर ही जाएगा। और डेफर टैक्स एसेट बैलेंस शीट में रिवर्स होगा कि नहीं होगा, बोलूं कितना रिवर्स होगा, जरूरी नहीं एक साथ हो, थोड़ा थोड़ा करके भी तो रिवर्स हो सकता है, एक साथ हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स होता है। तो जितना रिवर्स होगा डीटीए ये रहा, ठीक है जी, उतना बैलेंस शीट में डीटीए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, तो रिकॉग्नाइज डीटीएल, टू रिकॉग्नाइज डीटीएल, हाँ जी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या करोगे, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा ना, तो डेफर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और खर्चा डेबिट होने का मतलब है टैक्स एक्सपेंस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ये चीज बढ़ाएगा सर, टैक्स एक्सपेंस को बढ़ाएगा, करंट टैक्स में ये ऐड हो जाएगा डेफर टैक्स एक्सपेंस। टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी,
टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स एक्सपेंस तो किधर चला जाएगा, पी एंड एल ओसीआई में, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट में चला जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में। थर्ड नंबर था नहीं, थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर, टू रिवर्सल ऑफ डीटीएल, टू रिवर्सल ऑफ डीटीएल। तो लाइबिलिटी कम होएगा तो लाइबिलिटी डेबिट कर दो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो इस साल तुम टैक्स एक्सपेंस को क्या कर लोगे, कम कर लोगे। रिवर्सल ऑफ डीटीएल से टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीटीएल से बढ़ता है ना टैक्स एक्सपेंस, तो रिवर्स से कम हो जाएगा। ओके, तो डीटीएल बैलेंस शीट में इतना अमाउंट से क्या हो जाएगा, डीटीएल रिवर्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पी एंड एल ओसीआई जिस भी आइटम से रिलेट करेगा, वो आइटम अगर पी एंड एल का है तो एक्सपेंस भी पी एंड एल में, वो आइटम ओसीआई का है तो एक्सपेंस भी ओसीआई में चला जाएगा। अभी कल देखेंगे अपन क्या कुछ स्पेशल केसेस, और आज इतना ही करेंगे। स्टेप्स क्या हो गई, फाइनलाइज करो, समरी बता दो स्टेप्स क्या क्या है डीटीए डीटीएल वगैरह के अंदर, स्टेप्स क्या क्या हो गई। तुमने क्वेश्चंस किए, सबसे पहले क्या पता किया, कैरिंग अमाउंट ना, सबसे पहले क्या पता किया तुमने, कैरिंग अमाउंट किसका, ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। दूसरा स्टेप टैक्स बेस पता किया किसका, ऑब्वियसली ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर तीसरा टेम्परेरी डिफरेंस पता किया, टेम्परेरी डिफरेंस दैट इज टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है। फिर इस डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके बैलेंस शीट में शो होने वाला डीटी और डीटीएल पता किया। ओके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्सेबल से डीटीएल और डिडक्टेबल से डीटीए, जो कि बैलेंस शीट में शो होता है, शोन इन बैलेंस शीट। और फिर पीएनएल का भी पता कर सकते हो ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है ना। तो डीटीए डीटीएल रिकॉर्डेड इन पीएनएल, डीटीएल एंड डीटीए शोन इन पीएनएल। ये कैसे आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओके सर, और अगर क्वेश्चन वाला पूछे इसके बाद तो आप क्या कर देंगे, जर्नल एंट्रीज भी कर देंगे, क्योंकि पीएनएल वाला अमाउंट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा ना जर्नल एंट्री कितना अमाउंट से होगा। जर्नल एंट्री इसी पे डिपेंड करेगा कि डीटीए डीटीएल पीएनएल में कितना शो होगा। बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बैलेंस होता है, उससे एंट्री नहीं होता। एंट्री किससे होगा, पीएनएल में तुम्हारा जितना डीटीए डीटीएल आएगा उससे एंट्री होगा। अब कुछ स्पेशल केसेस कल देखे जाएंगे, कुछ स्पेशल केसेस जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, ऐसे इंडियस हैं, उनके बारे में भी कुछ लिखवाना है। बट ठीक है, जितना आएगा कल आएगा, कल समझेंगे उसको। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे अपन। आज तक का भी तुमको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आज तक का तो आ ही गया होगा ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।